नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं प्रीति। आज हम आपको दिखाएंगे दावोस से अलग क्या है दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक्स की जमीनी हकीकत। इसके अलावा बताएंगे कभी सैलानियों से गुलजार रहने वाला कपूरथला का कांजली वेटलैंड आज क्यों है वीरान। इसके साथ ही हफ्ते के मुद्दे में घरेलू कामगारों की समस्याओं पर हमारी खास सीरीज। शुरुआत सुर्खियों के साथ। मूसलाधार बारिश से कई राज्यों में बाढ़, गुजरात में अब तक 70 से ज्यादा मौतें, राजस्थान में भी हालात खराब। सुविधाओं से महरूम दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक, दावों से उलट जमीनी हकीकत, कहीं गंदगी, कहीं जरूरी दवाओं का अभाव। टेलीकॉम कंपनियों के बेल आउट पैकेज की मांग, करीब 5 लाख करोड़ का कर्ज, स्पेक्ट्रम की महंगी खरीदारी और प्रतिस्पर्धा से घटा मुनाफा। और घरेलू कामगारों को अलग से कानून का इंतजार, आजादी के 70 साल बाद भी नहीं हुई कोई ठोस पहल, श्रम मंत्रालय कर रहा है विचार। गुजरात और राजस्थान समेत देश के कई हिस्सों में भारी बारिश और बाढ़ से बुरा हाल है। गुजरात के बनासकांठा और पाटन जिलों में हालात ज्यादा खराब हैं। राज्य में अब तक 70 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। राजस्थान में भी कई जिलों में बाढ़ से बुरे हालात हैं। माउंट आबू में बादलों का कहर जारी है। पानी में डूबे मकान, गाड़ियां, खेत और खलिहान। सौराष्ट्र के बाद अब बारिश ने उत्तरी गुजरात में कहर बरपाया है। यहाँ के 10 से ज्यादा जिलों में बाढ़ या बाढ़ जैसे हालात हैं। रिहायशी इलाकों में पानी भरा है और राज्य की ज्यादातर नदियां उफान पर हैं। दांतीवाड़ा और सीपू बांधों में पानी खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। राज्यों में हाई अलर्ट घोषित है। सेना, वायुसेना और एनडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव के काम में जुटी हुई हैं। मंगलवार को ग्रामीण अहमदाबाद, बनासकांठा, साबरकांठा और गांधीनगर में स्कूल और कॉलेज बंद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के बाढ़ पीड़ित इलाकों का हवाई निरीक्षण कर हालात का जायजा लिया। राज्य के गांधीनगर में कंट्रोल रूम शुरू किया गया है, जहां से लगातार बाढ़ पीड़ित इलाकों की निगरानी की जा रही है। हैवी रेनफॉल उत्तर गुजरात में यानी कि नॉर्थ गुजरात में अभी चालू है। परिस्थिति को नजरअंदाज हम नहीं कर रहे हैं। परिस्थिति पर पूरी नजर रखते हुए तंत्र ऊपर से नीचे तक, कलेक्टर, तहसील, गांव तक ये पूरी व्यवस्था में सब लगे हुए हैं। राजस्थान के सिरोही, जालौर और उदयपुर में बाढ़ जैसे हालात हैं। माउंट आबू में रविवार के बाद से 991 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। जोधपुर और पाली में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। भारी बारिश से बाड़मेर और गुजरात के बीच सड़क संपर्क टूट गया है। जोधपुर में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। बाढ़ग्रस्त इलाकों में सेना, वायुसेना और एनडीआरएफ बचाव अभियान चला रहे हैं। पानी से गिर जाने के कारण से जो लोग पहाड़ियों पे थे, छतों पे थे या और कोई पेड़ों पे थे, वो सारे के सारे बचा लिए गए। कोई सी भी छुटपुट लोग जो इतने सब होने के बाद भी जो बहाव क्षेत्र में उतर गए किसी नाले में, ऐसी इक्का दुक्का डेथ जालोर में भी हुई है। असम, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के भी कुछ इलाकों में बाढ़ या बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। हालात का जायजा लेने के लिए एक केंद्रीय टीम असम के दौरे पर है। बनासकांठा और उदयपुर से ग्राउंड रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक्स बहुचर्चित हैं। इन्हें दिल्ली सरकार की ऐसी पहल बताया गया जो पूरे देश के लिए मॉडल बन सकती थी, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। राज्यसभा टीवी ने जब इन मोहल्ला क्लिनिक्स की पड़ताल की तो पाया कि जिन सुविधाओं का दावा किया जा रहा था वो वहां मौजूद ही नहीं है। हमारी ग्राउंड रिपोर्ट। दिल्ली के मंडावली में बना मोहल्ला क्लिनिक, जिस जगह मरीजों की कतार होनी चाहिए थी, वहां गाय भैंसों ने डेरा डाल रखा है। लोग अपना इलाज कराने आते हैं, लेकिन यहाँ चारों तरफ गंदगी का नजारा है। गंदगी तो बहुत है बेटा, इधर से निकलो तो गंदगी गंदगी है। देखो ये पूरे सड़क में गंदगी गंदगी है, क्या करें। मोहल्ला क्लिनिक बनाया गया है, यहाँ पे डॉक्टर भी बैठे हुए हैं, पर यहाँ पे गंदगी ही इतनी है कि आदमी यहाँ से दवाई लेके निकलता है, बाहर आएगा तो आप देखिए इतना पानी भरा हुआ है, डेंगू, चिकनगुनिया सब। और यहाँ पे कितनी गाय अंदर रहती हैं, आवारा पशुओं का यहाँ पे आना बैठे मिलते हैं।
रिठाला के मोहल्ला क्लिनिक की दुर्दशा देखकर हम दंग रह गए। हमारे वहां पहुंचते ही क्लिनिक के कर्मचारियों ने अपनी परेशानियों की पोटली खोलकर रख दी। डॉक्टर इन दिनों चोरों से परेशान हैं। एक डॉक्टर ने कैमरे से दूरी बनाते हुए हमें अपना दर्द सुनाया। इस क्लिनिक पर महज 3-4 महीनों के अंदर चोरों ने 7 बार हाथ साफ किया है। मोहल्ला क्लिनिक का चोरों ने ये हाल कर दिया है कि अब डॉक्टर अपने कमरे में नहीं बैठ पा रहे हैं, उन्हें बाहर ही टेबल लगाकर बैठना पड़ रहा है। मरीजों को एसी तो दूर, पंखे की हवा भी नसीब नहीं है। फ्रिज नहीं है तो फ्रिज में रखी जाने वाली जरूरी दवाएं भी नहीं है। फिर मरीजों को जरूरी जांच करवाने के लिए दूसरे अस्पतालों में जाना पड़ता है। हमने जो है उनका जो क्या नाम आपके सत्यन जैन जी के पास हमने फाइल भी भेजी थी इसके लिए। फाइल में जो है एक्चुअली जो इस तरीके से कई सारी घटनाएं हो गई, तो हमने सजेशन रखा था, हमारे CDMO से बात हुई थी, जो हमारे DCP है ना, इधर SHO से मीटिंग मैंने की, तो उन्होंने ये हुआ कि देखिए ऐसा है ना कि रिकरिंग प्रॉब्लम, यहाँ पे अगर टेस्ट की सुविधा हो जाए तो सारी सुविधाएं बढ़िया हो गई। अम्बेडकर में जाते हैं, यहाँ बहुत भीड़ लगती है, वहाँ पूरा देख नहीं पाते हैं पूरा मरीज, कुछ ऐसे दवाई दे देते हैं, चले जाते हैं। दिल्ली सरकार 100 से ज्यादा मोहल्ला क्लिनिक खोल चुकी है। दावा किया गया था कि इन क्लिनिक्स में लोगों का मुफ्त में इलाज होगा। 212 तरह की जांच और टीकाकरण की सुविधाएं फ्री दी जाएंगी, लेकिन असल में क्लिनिक कई सुविधाओं से महरूम है। मोहल्ला क्लिनिक्स में टीकाकरण की जानकारियां तो दी गई हैं, टीका कहां लगाए जाएंगे इसका कुछ भी अता पता नहीं है। कह रहे हैं कि मतलब यहाँ नहीं लगेगा, कहीं और लगाओ, जाके वहाँ पूछ लो, पता करो डिस्पेंसरी में। और लाल बहादुर में कहते हैं कि यहीं लगेगा टीका। तो पिछली बार इतनी चक्कर काटा लोग, लेकिन कहीं मना कर दिन कि नहीं लगेगा यहाँ। एक क्लिनिक बनाने पर लगभग 20 लाख का खर्च आता है। दिल्ली सरकार ने साल 2017-18 के लिए स्वास्थ्य का कुल बजट 5,736 करोड़ रुपए का रखा है। योजना करीब 150 मोहल्ला क्लिनिक खोलने की है। या तो MCD के पास या DDA के पास, ये दोनों ही दिल्ली सरकार के पास नहीं है और इनसे हमें ज़मीन नहीं मिलती। तो जहाँ कहीं दिल्ली सरकार के पास छोटी मोटी भी ज़मीन उपलब्ध हुई, वहाँ दिल्ली सरकार ने मोहल्ला क्लिनिक बनाए। इसीलिए कई जगह आपको ऐसी जगह दिखेंगी जहाँ पे आपको लगता होगा कि हाँ, ये मोहल्ला क्लिनिक क्यों है। दिल्ली सरकार ने दावा किया है कि उसके मोहल्ला क्लिनिक्स की तारीफ विदेशों में भी हुई है, लेकिन इन क्लिनिक्स की दुर्दशा पर सरकार के पास भी कोई ठोस जवाब नहीं है। जनता की बीमारी को ठीक करने के लिए मोहल्ला क्लिनिक अब खुद बीमार हैं, जिसे ठीक करने के लिए दिल्ली सरकार के पास ना तो कोई नीति है और ना ही इच्छा शक्ति। अब अगर इलाज के लिए पैसा लगाया जाए और बीमारी ठीक ना हो तो बीमारी और बढ़ती जाती है, और ऐसा ही हाल अब दिल्ली में खुल रहे मोहल्ला क्लिनिक का भी है। दिल्ली से ग्राउंड रिपोर्ट के लिए अनु दीवान। और आइए दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक्स की हकीकत पर बात करते हैं अपनी संवाददाता अनु दीवान से, जो कि इस समय हमारे साथ न्यूज रूम में मौजूद हैं। अनु, इस योजना को काफ़ी जोर शोर से लाया गया, कहा गया कि गरीबों को इसका फ़ायदा होगा, स्वास्थ्य सुविधाओं तक उनकी पहुंच आसान होगी, लेकिन जिस तरह की तस्वीरें आप हमारे सामने लेकर आई हैं वो तमाम दावों के उलट है। क्या क्या पाया आपने? प्रीति, बिल्कुल जिस तरह से दावे किए गए थे, सरकार जब आई थी तो उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक का जो प्रोजेक्ट था उसको काफ़ी ज़ोर शोर से पेश किया था लोगों के सामने, और ये कहा था कि जो सरकारी अस्पतालों में लोग भीड़ जुट जाते हैं, भीड़ के साथ जुट जाते हैं, उसको कम करने का एक तरीका है। लेकिन जब हम मोहल्ला क्लिनिक गए, हमने वहाँ पर देखा कि कई मोहल्ला क्लिनिक में तो ब्लड प्रेशर जाँच करने तक की भी सुविधा नहीं थी। आप अगर ये देखो, ब्लड प्रेशर अगर टेस्टिंग होता है तो वो केमिस्ट की शॉप पर भी हो जाता है। सरकार ने इसको ऐसे शुरू किया था कि यहाँ पर ब्लड प्रेशर से लेके बड़े से बड़ा टेस्ट उसको आउटसोर्स किया जाएगा। लेकिन जब आपके पास मशीन्स या लैब ही नहीं है उस क्लिनिक में जिसको आप सेटअप बना रहे हैं, तो आपके जो दावे हैं वो एकदम खोखले नज़र आते हैं। आप बड़े बड़े ढांचे खड़े कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे सिर्फ एक टेबल और कुर्सी है जहाँ पे डॉक्टर बैठ के सिर्फ पर्ची के ऊपर आपको दवाई लिख के दे रहा है। कई क्लिनिक्स ऐसे भी थे जहाँ पे दवाइयाँ बिल्कुल भी नहीं थी। तो जो सरकार बातें करती है कि ये टेस्ट आपको 212 तरह के टेस्ट होंगे वो फ्री मिलेंगे, जो जेनेरिक मेडिसिन होंगी वो आपको यहाँ पे अवेलेबल होंगी। कई क्लिनिक्स में दिल्ली सरकार ने एक मशीन्स तक लगाई, लेकिन हालांकि वो मशीन वाला जो कॉन्सेप्ट था दवाइयों का वो कामयाब इतना नहीं रहा, एक ही क्लिनिक में लगी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि जो दावे सरकार करती आई कि दवाइयाँ दी जाएंगी, टेस्ट दिए जाएंगे, जो बच्चों को टीके लगते हैं उसकी सुविधा यहाँ पे दी जाएगी, प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ के अंदर जो जो हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनको फुलफिल किया जाएगा, लेकिन उससे अभी सरकार बेहद दूर है। जो बातें सरकार कर रही है स्वास्थ्य को लेकर, जो अपना बजट रखती है हेल्थ के ऊपर, वो उसको पूरा करने में लगता है कि सरकार कहीं ना कहीं चूक रही है। और अनु, एक और हैरानी की बात, चोरी के वारदातें इन मोहल्ला क्लिनिक्स में इतनी आम हो गई हैं, एक एक क्लिनिक पे बार बार चोरियां हो रही हैं।
क्यों इन पर लगाम नहीं लगा पा रही है सरकार? बिल्कुल प्रीति, हमने यही सवाल सरकार से पूछा कि जब आप अगर किसी को स्ट्रक्चर खड़ा करके दे रहे हैं तो जाहिर बात है सेफ्टी, सिक्योरिटी और जो इक्विपमेंट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी भी फैसिलिटी सरकार की जिम्मेदारी बनती है। सरकार ने ये बात ज़रूर मानी कि उनकी जिम्मेदारी बनती है, लेकिन सरकार का तर्क हमेशा से ये रहा है कि अगर पुलिस होती है तो पुलिस हमारे, अगर चोरी होती है तो पुलिस हमारे अंडर में नहीं आती, हम इसका कुछ नहीं कर सकते। तो सरकार यहाँ पे, हमने जिस क्लिनिक की हमने आपको तस्वीर दिखाई है उनसे पूछा तो उन्होंने हमें बताया कि हमने 5 बार करीब मंत्री को लिखा है, सीएमओ को लिखा है, पुलिस को लिखा है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। तो यानी कि आप ये सोचिए कि अगर वहाँ डॉक्टर बैठा है तो अगर उसके पास कोई भी मटेरियल या कोई भी इक्विपमेंट, लैब फैसिलिटी जो भी दी जाती है वो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि उसको कैसे संभालना है। सरकार यहाँ पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर वो बना के दे रही है वो कितना सेफ है, कितना सिक्योर है। दूसरी चीज़, जब सरकार से हमने यही सवाल किया कि चोरी हो रही है, लोग सवाल उठा रहे हैं जगह को लेकर, तो सरकार के पास जो सरकार से हमें जवाब मिला वो ये मिला, सरकार ने कहा पुलिस हमारे अंडर नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। ज़मीन हमारे अंडर नहीं आता क्योंकि डीडी और एमसीडी के अंडर नहीं आता, तो हमें जहाँ ज़मीन मिलती है हम वहाँ बना लेते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि सरकार अपने वादे को लेकर कितनी गंभीर है। सरकार ने सिर्फ उन वादों को कागजी कार्रवाई में पूरा करने के लिए, ऐसा लग रहा था कि सिर्फ उसको नंबर्स को पूरा करने के लिए कि अगर 1000 मोहल्ला क्लिनिक बोले हैं तो वो 1000 खोल देगी, लेकिन वो चल रहे हैं नहीं चल रहे, सरकार इसके ऊपर फिलहाल लग रहा है कि ध्यान नहीं दे रही है, क्योंकि 1 साल से ऊपर हो चुका है जब ये मोहल्ला क्लिनिक का कॉन्सेप्ट आया है। बिल्कुल अनु, और अच्छा खासा बजट अलॉट किया गया था मोहल्ला क्लिनिक्स के लिए। 107 के करीब क्लिनिक अभी चल रहे हैं और 2016 में ये कहा गया कि 1000 क्लिनिक खोले जाएंगे। ये एक ऐसी पहल हो सकती थी जिस पर दिल्ली सरकार गर्व कर सकती थी, लेकिन जिस तरह से सुविधाओं की कमी और तमाम अनियमितताएं भी सामने आ रही हैं, उससे जाहिर है कि गिनती बढ़ाने की बजाय गुणवत्ता बढ़ाने पर दिल्ली सरकार को जोर देना पड़ेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। किसान कर्ज माफी की बात आते ही राजकोषीय घाटे और मुद्रास्फीति जैसी आशंकाएं जताई जाने लग जाती हैं, और हाल ही में रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल ने भी ऐसी ही चेतावनी दी। लेकिन इस तरह की बेचैनी तब नहीं दिखती जब उद्योग जगत के किसी क्षेत्र को बेल आउट पैकेज दिया जाता है। टेलीकॉम कंपनियों की तरफ से बेल आउट की उठी मांग के बाद ये बहस फिर खड़ी हो गई है। किसानों का कर्ज माफ करने का फैसला ले रही राज्य सरकारों को केंद्र ने 2 टूक संदेश दिया है। वित्त मंत्री ने कहा है कि जो राज्य ये कदम उठाना चाहते हैं वो इसके लिए संसाधन खुद जुटाएं। कोई लूज सरप्लस साधन केंद्र के पास नहीं होता जो किसी राज्य को दे पाए। जो राज्य इस प्रकार की नीति का अमल करना चाहते हैं उन्हें अपने साधनों में से करना पड़ेगा। लेकिन लगभग उसी वक्त यह खबर आई कि केंद्र सरकार की एक अंतर मंत्रालयीय समिति ने टेलीकॉम कंपनियों की बेल आउट पैकेज की मांग पर सुनवाई शुरू कर दी है। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक दूरसंचार कंपनियां दिसंबर 2016 की समाप्ति तक 4,85,000 करोड़ रुपए के कर्ज से दब गई थीं। साथ ही उन पर स्पेक्ट्रम शुल्क चुकाने का भी दबाव है। इन कंपनियों का कहना है कि रिलायंस जियो के फ्री ऑफर के बाद उनकी माली हालत और बिगड़ी है। अब ये कंपनियां चाहती हैं कि स्पेक्ट्रम यूजर चार्ज और इंटरकनेक्ट चार्ज में कटौती की जाए, भुगतान समय सारणी तय करने में उदारता बरती जाए, स्पेक्ट्रम शुल्क चुकाने की अवधि 10 साल से बढ़ाकर 20 साल की जाए। इंडिया का स्पेक्ट्रम प्राइसेस जो हैं ऑक्शन से आते हैं वो बहुत हाई हैं, एग्जॉर्बिटेंट हैं। दुनिया के नॉर्म्स के कंपैरिजन में ये बिल्कुल गलत हैं। क्या सरकार बेल आउट की मांग मानेगी? ऐसा हुआ तो सरकारी बैंकों की मुश्किलें और बढ़ेंगी। कॉरपोरेट सेक्टर को दिया गया उनका लगभग 9.5 लाख करोड़ रुपए का कर्ज पहले ही डूबता दिख रहा है। इससे भी बड़ा सवाल ये है कि क्या उसे ये मांग माननी चाहिए। स्पेक्ट्रम यूसेज चार्ज जो है, जो विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम, इसके जो प्रयोग का जो शुल्क है, अब ये निजी कंपनियां, निजी सेवा प्रबंधक ये मांग कर रहे हैं कि वो जो स्पेक्ट्रम यूसेज चार्ज कम करा दें, और ये तो काफ़ी रीजनेबल मांग है, सरकार इसको करनी चाहिए। दूरसंचार कभी भारतीय उद्योग जगत के सबसे चमकते क्षेत्रों में से एक था, लेकिन कई वजहों से पिछले कुछ वर्षों से टेलीकॉम कंपनियां मुश्किल में हैं। स्पेक्ट्रम की महंगी खरीदारी और बढ़ती प्रतिस्पर्धा से उनका मुनाफा घटा है। इसके बावजूद बेल आउट की उनकी मांग पर सवाल उठने लाजमी हैं, खासकर तब जब भारतीय रिजर्व बैंक किसानों की कर्ज माफी के खिलाफ चेतावनी दे चुका है और केंद्र ने इससे पल्ला झाड़ लिया है। दिल्ली से ग्राउंड रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। ग्राउंड रिपोर्ट में फिलहाल वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए।
मशरूम की खेती से उत्तराखंड के किसान कैसे कमा रहे हैं मुनाफा? जागो के अब तीन रंग से सजा है ये आसमां। जागो के अब तीन रंग से सजा है ये आसमां। राग देश धुन गा रही है पवन। राग देश धुन गा रही है पवन। ठहर के बोले समय अमर है देश मेरा। बिखर गई नई सुगंध है वसुंधरा में कि शहीदी का खुमार है परंपरा में। सर्वदा जय हिंद की राहों में कमर है देश मेरा। और अब हफ्ते का मुद्दा। इस हफ्ते अपनी खास सीरीज में हम घरेलू कामगारों की हालत पर गौर कर रहे हैं। भारत में ऐसे कामगारों के पास ना तो ताकत है ना ही संगठन। घरेलू श्रम असंगठित क्षेत्र में आता है, लिहाजा इनकी सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं है। इनकी सामाजिक सुरक्षा को लेकर भी सवालिया निशान है। असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए 2008 में सामाजिक सुरक्षा कानून बना, जिसमें घरेलू कामगारों को भी शामिल किया गया। लेकिन उनके हितों की सुरक्षा करने के लिए अभी तक राष्ट्रीय स्तर पर कोई अलग कानून नहीं है। अब जरूर सरकार ऐसा बिल लाने का इरादा जता रही है। No, domestic workers, we have to do a lot of things because they are women particularly. So for them, we have to go as a holistic policy first, and we have to discussion with the state governments, So that's why the policy is under consideration, and for their social security also under consideration is there. साल 1959 में घरेलू कामगार विधेयक लाया गया था, लेकिन वो कानून का रूप नहीं ले सका। कार्यस्थलों पर महिलाओं को यौन शोषण हिंसा से बचाने के लिए कानून 2013 में बना, जिसकी सुरक्षा घरेलू कामगार महिलाओं को दी गई। इसके अलावा श्रमिकों के लिए बने कई कानूनों का संरक्षण भी उन्हें सैद्धांतिक रूप से उपलब्ध है, लेकिन उन्हें इंतजार अपने लिए एक अलग अधिनियम का है। अब पूर्व केंद्रीय श्रम मंत्री ऑस्कर फर्नांडिस ने एक निजी विधेयक के जरिए इसकी पहल की है। There are various kinds of jobs for the domestic workers. So it's rather difficult to find one solution for the entire lot. So we are discussing this issue during the session and try to find a solution. कुछ राज्यों में जरूर शुरुआत हुई,
वहां अलग कानून बनने से घरेलू कामगारों की स्थिति में एक हद तक सुधार भी हुआ है। मसलन मध्य प्रदेश में घरेलू कामगार महिलाओं के जॉब कार्ड बनवाए गए हैं, साथ ही उन्हें बच्चों की शिक्षा और बेटी की शादी वगैरह में मदद दी जा रही है। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, केरल, ओडिशा और राजस्थान में घरेलू कामगारों के लिए न्यूनतम मजदूरी की अधिसूचना जारी की गई है। केरल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु सरकारों ने घरेलू कामगारों के लिए वेलफेयर बोर्ड की स्थापना की है ताकि ऐसे श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का फायदा मिल सके, लेकिन पूरे देश के लिए ऐसी कोई ठोस पहल नहीं हुई है। फर्स्ट फेज वी आर गोइंग फॉर कंस्ट्रक्शन वर्कर, सेकंड फेज वी आर गोइंग टू दी आंगनवाड़ी वर्कर्स, आशा वर्कर्स and midday meal workers. Then we will go to the domestic workers because we have to make a policy about the total scheme of the unorganized workers. घरेलू कामगारों के हितों की सुरक्षा के लिए कई गैर सरकारी संगठनों ने एक दशक पहले एक बिल का मसौदा तैयार किया था, लेकिन उस पर बात आगे नहीं बढ़ पाई। घरेलू कामगारों का क्षेत्र बड़ा है और ये बहुत सारे कामगारों को रोजगार देता है। इस सेक्टर को एक विशेष कानून की सख्त जरूरत है, मगर अफसोस अभी तक ऐसा कोई कानून बन नहीं पाया। दिल्ली से ग्राउंड रिपोर्ट के लिए कैमरा पर्सन राज ठाकुर के साथ प्रणव गोस्वामी। शहरों में बढ़ते प्रदूषण के बीच लोग छुट्टियों में प्रकृति के बीच जाना पसंद करते हैं, लेकिन सरकारी अनदेखी के चलते प्रकृति के ये अनमोल तोहफे आज वीरान पड़े हैं। आइए आपको दिखाते हैं कपूरथला के एक ऐसे ही वेटलैंड की कहानी। ये तस्वीरें कपूरथला के कांजली वेटलैंड की हैं। कुदरत का ये खूबसूरत तोहफा लोगों के लिए सैर सपाटे और पिकनिक बनाने का ठिकाना हुआ करता था। कभी गुलजार रहने वाला ये वेटलैंड सरकारी अनदेखी के चलते अब वीरान सा हो गया है। वो साडे जिला कपूरथला दा सैर जिहड़ा सैर सपाटे दा डेस्टिनेशन है, बड़ा लंबा समा डेस्टिनेशन रहा। उन्होंने सजाया, सवारिया, बनाया, पर उन्होंने मेनटेन नहीं किया गया। कदे पानी खुणो, कदे साम संभाल खुणो, वो जिहड़ी आ अज एक खंडर दा रूप धार गई आ। देखते साडे शहर की काफ़ी पब्लिक आउंदी सीगी, बच्चे शामां नूं आउंदे सी, संडे वाले दिन आउंदे सी, इत्थे अपना इंजॉय करते सीगे। इत्थे किश्तियां चलदियां सीगियां। इत्थे पिछे तुसीं आ देखो, आ बिल्कुल खाली पिया। कांजली वेटलैंड पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र रहता था। देश विदेश के कई प्रवासी पक्षी भी गर्मी के मौसम में यहाँ आते थे, लेकिन अब यहाँ टूटी फूटी इमारतें हैं। पंछियों के पिंजड़े और झील में चलने वाली नौकाएं भी बदहाल हैं। पंछी बहुत ही बाहरों विदेशों तो उड़ के इत्थे आस्ट्रेलिया तो, साइबेरिया तो, होर कई देशों तो उड़ के इत्थे आउंदे सी और लोग सैलानी बड़े दूर दूर तो चल के आके इत्थे देखण आउंदे सी। पिछलियां सरकारां ने इस नूं अखां तो ओले रखिया, ਉਹਦਾ ਕਾਂਜਲੀ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ बहुत बुरा हाल है, जिथे करके जिहड़ा टोटली वेटलैंड खत्म हो चुका है। अब प्रशासन का कहना है कि वेटलैंड के पुनरुद्धार के लिए वो योजना बना रहा है और जल्द ही इस पर काम शुरू हो जाएगा। कांजली वेटलैंड का मैं सारा कुछ खुद जायज़ा लिया और इत्थे जो है काफ़ी सफाई वगैरह की लोड़ है और ड्रेनेज डिपार्टमेंट नूं कहा गया सीगा, उन्होंने एक प्लान तैयार किया है साफ सफाई का और रख रखाव का। वो सारा रिव्यू किया जाएगा और टूरिज्म और कल्चर डिपार्टमेंट तो भी जो है उन्होंने नुमाइंदे सदे हुए हैं। उसके बाद जो है सारा प्लानिंग करके जो है सरकार के नाल टेकअप किया जाएगा। वेटलैंड गुलजार रहता था तो आसपास के लोगों को रोजगार भी मिल जाता था, लेकिन इसकी बदहाली के चलते अब लोग घूमने के लिए दूसरी जगहों का रुख करने लगे हैं। कपूरथला के कांजली वेटलैंड से ग्राउंड रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। 1970 में केंद्र सरकार ने नई औद्योगिक नीति का ऐलान किया। इतिहास के पन्नों में आज एक नजर औद्योगिक नीतियों के सफर पर। बदलते वक्त की जरूरतों के मुताबिक 1970 में भारत सरकार ने नई औद्योगिक नीति का ऐलान किया। इसमें सबसे ज्यादा जोर लघु एवं कुटीर उद्योगों को प्रभावी ढंग से बढ़ाने पर दिया गया। बड़े औद्योगिक घरानों की एकाधिकारी प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाने का इरादा इसमें जताया गया। 1980 में एक बार फिर नई औद्योगिक नीति आई। उसमें ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों के विस्तार की बात कही गई, साथ ही उपभोक्ता संरक्षण पर जोर डाला गया। 1985 में अगली औद्योगिक नीति का ऐलान हुआ, लेकिन सबसे युगांतकारी नीति 1991 में आई। 24 जुलाई 1991 को तत्कालीन पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने आर्थिक नीति में व्यापक फेरबदल किया। इसके तहत औद्योगिक अर्थव्यवस्था को सरकार के नियंत्रण से मुक्त करने का फैसला हुआ। नई नीति को उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नीति के नाम से जाना गया।
उत्तराखंड में मशरूम की खेती का चलन तेजी से बढ़ा है। इससे यहाँ के किसानों की किस्मत बदल रही है, साथ ही महिलाओं के आत्मनिर्भर बनने का रास्ता भी खुल गया है। कुल मिलाकर मशरूम की खेती इस राज्य के किसानों के लिए नई उम्मीद बनकर आई है। ये है देहरादून जिले के श्यामपुर गांव की अनीता। इन्होंने स्वयं सहायता समूह यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप के जरिए मशरूम की खेती का तरीका सीखा। उनके पति ये नहीं चाहते थे। उन्होंने अनीता को घर से बाहर निकालने की धमकी दी, लेकिन अनीता ने उसे दरकिनार किया। धीरे धीरे घर के ही एक कमरे को मशरूम की नर्सरी में उन्होंने तब्दील कर दिया। अब अनीता परिवार का आर्थिक सहारा बन गई हैं। मैं मशरूम की खेती करती हूँ। मेरे हस्बैंड बिल्कुल मना करते हैं मुझे करने के लिए ये चीज़, फिर भी मैंने कोशिश करी है। 2,500-3 हज़ार तक मैंने कमा सकती हूँ, मैं अपने बच्चों को शिक्षा दे सकती हूँ, और इसके वजह से मैंने घर में ही उगा रखा है, इसलिए मैं कर रही हूँ। पड़ोस के गांव की अंजू मशरूम की खेती के जरिए सफल उद्यमी बन गई हैं। एक मशरूम का जीवन चक्र 16 से 23 दिनों का होता है। अंजू सावधानी बरतते हुए मशरूम बैग को छाया में रखती हैं और नियमित अंतराल पर उन पर पानी का छिड़काव करती हैं। हर बैग से 2.5 किलो तक मशरूम का उत्पादन होता है। पहाड़ों पर मशरूम 150 से 200 रुपए प्रति किलो फुटकर में बिकता है। हम सारी गांव की महिलाएं सब इकट्ठे हुई, हमने सब मिलके समूह बनाया। उसके बाद हम मशरूम उगाना शुरू करा हमने, और जो हमसे उससे आमदनी मशरूम फिर बेचना शुरू किया। और घर ही पे लेडीज जो भी है घर ही पे लेने आ जाती हैं और उसको पैक करके हम बेचते हैं, फिर हमारी उससे आमदनी होती है। फिर हम आगे और बड़ा काम करते हैं और मशरूम उगाते हैं। उत्तराखंड में महिलाओं के बीच मशरूम की खेती को बढ़ावा देने में कई एनजीओ और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने खास भूमिका निभाई है। देहरादून में करीब 200 स्वयं सहायता समूह हैं जो मशरूम की खेती को बढ़ावा देते हैं। गाँव के अंदर महिलाओं को कन्विंस करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो ऑलरेडी अपने बहुत सारे कामों में पहले से ही प्री ऑक्यूपाइड होती हैं, पहले से ही व्यस्त होती हैं। परिवार देखना है, बच्चे देखना है, इसलिए उनको कन्विंस करना थोड़ा मुश्किल होता है। उन समूहों के माध्यम से हम उनको जागृत कर रहे हैं और लगभग 500 से ज़्यादा महिलाओं को हमने इन सारी मशरूम्स के ऊपर आज तक ट्रेनिंग दी है। महिलाओं की भागीदारी बढ़ने से उत्तराखंड में मशरूम की पैदावार बीते 4 साल में दुगनी हो गई है। उत्तराखंड में फिलहाल सालाना 10,000 टन मशरूम का उत्पादन हो रहा है। मशरूम की खेती में लागत काफी कम आती है। 20 दिन में उत्पादन शुरू हो जाता है और करीब 45 दिन में ही लागत निकल आती है। इन महिलाओं का कहना है कि पहले तो घर वालों का थोड़ा बहुत विरोध था, लेकिन उसके बाद इनके घर वाले भी इस पहल से जुड़ते गए। साथ ही इनके बच्चे भी मशरूम की खेती में उत्साह दिखा रहे हैं। साफ है कि मशरूम की खेती इन महिलाओं के लिए आर्थिक निर्भरता का एक बड़ा माध्यम बनकर उभरा है। देहरादून के श्यामपुर से कैमरा पर्सन अश्विनी कुमार के साथ ग्राउंड रिपोर्ट के लिए कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। और इसी के साथ ग्राउंड रिपोर्ट के आज के सफर में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।